हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर एक की प्रश्नावली 5D के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से दोस्तों हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों प्रश्नावली 5D को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इस दोस्तों प्रश्नावली में किन सूत्रों का प्रयोग हुआ है। वो सूत्र दोस्तों आप सभी को दोस्तों पहले जान लेना चाहिए कि दोस्तों वो कौन से सूत्र हैं जिनका इस्तेमाल दोस्तों इस प्रश्नावली में किया गया है। तो दोस्तों वो हमारे महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूला में दोस्तों पहला हमारा है एन का मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों एनवा पद को दोस्तों हम लोग जो है एन से दर्शाते हैं, यानी दोस्तों एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। फिर दोस्तों एस एन बराबर एन बट्टा दो कोष्टक में दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का यानी दोस्तों एन पदों के योगफल का ये दोस्तों सूत्र होता है। और दूसरा ये भी वाला दोस्तों हमारा एन पदों के योगफल का ही सूत्र है, इसका दोस्तों है एन बटा दो ए प्लस एल। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 1 को पढ़कर हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा प्रश्न संख्या 1 दिया है, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो। सारवंतर का मतलब दोस्तों क्या होता है? सारवंतर को दोस्तों हम लोग डी से दर्शाते हैं, यानी दोस्तों हमें यहाँ पे डी का मान ज्ञात करना है, जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लिखना है? पहले दोस्तों यहाँ पे प्रश्नावली 5D में दोस्तों पहला प्रश्न में हल में दोस्तों हमें दोस्तों प्रश्न में जो दिया रहता है वो दोस्तों हम जो है पहले लिखते हैं। पहले दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दिया दोस्तों? हमारा प्रथम पद दिया है। प्रथम पद का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रथम पद को दोस्तों हम लोग ए से दर्शाते हैं, यानी दोस्तों ए का मान यहाँ पे दे दिया 10, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10। फिर दोस्तों 25 पदों का योग 1000 है। 25 पदों का योग का मतलब दोस्तों है कि हमारा जो एन का मान है वो 25 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 25 पदों का योग दिया, यानी दोस्तों 25 पद का मतलब है कि एन का मान यहाँ पे 25 दे दिया है। और दोस्तों यहाँ पे 25 पदों का योग का मतलब है कि S25, यानी दोस्तों 25 पदों को योग को दोस्तों हम लोग जो है S25 से दर्शाएंगे। और दोस्तों 25 पदों का योग हमारा दे दिया है 1000। और दोस्तों यहाँ पे सारवंतर पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, किसी भी समांतर श्रेणी में अगर दोस्तों प्रथम पद ए, एन का मान और दोस्तों एस एन का मान, यानी कि दोस्तों मतलब पदों का योग अगर दे दिया है और अगर दोस्तों डी का मान पूछा जाए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों एस एन सूत्र का ही प्रयोग करना है। एस एन बराबर दोस्तों क्या होता है? एन बटा दो कोष्टक में दो ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, इसी सूत्र का दोस्तों आपको प्रयोग करना है। यहाँ दोस्तों एस है तो एस लिखिए, एन का मान दोस्तों यहाँ पे 25 है तो 25 लिखिए, बराबर में दोस्तों एन का मान दोस्तों कितना है? 25 है तो 25 बटा में 2 है तो 2। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 गुणे ए का मान दोस्तों कितना है? 10 है तो यहाँ पे 10 रख देना। फिर प्लस एन का मान दोस्तों कितना है? 25 है तो यहाँ पे 25 रखिए, माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है, तो डी को ऐसे रहने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए S25 का मतलब दोस्तों क्या है कि मतलब दोस्तों S25 का मतलब कि 25 पदों का योग। ठीक है दोस्तों, 25 पदों का योग दोस्तों हमारा यहाँ पे दे दिया, S25 का मान 1000, तो यहाँ पे S25 की जगह पे आपको 1000 रख देना है। फिर दोस्तों 2 से 25 नहीं कटेगा तो 25 बटा 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ दोस्तों कोष्टक में 10 का गुणा 2 में कर दीजिए तो हो जाएगा 20, प्लस यहाँ दोस्तों 25 में से माइनस करिए एक 24 आएगा, और 24 का इंटू का मतलब दोस्तों होता है गुणा, यानी दोस्तों 25 में से माइनस करेंगे एक 24 आएगा। फिर दोस्तों 24 का यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा, 24 का गुणा डी में कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 24D। अब दोस्तों यहाँ पे आपका ये आपका है 1000, बराबर में दोस्तों ये आपका 25 बटा 2। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इन दोनों में दोस्तों 20 और 25 में दोस्तों क्या कॉमन है? यहाँ दोस्तों हम 2 कॉमन ले रहे हैं। अगर दोस्तों 20 और 24 में अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो दोस्तों 2 से आप 20 में भाग दीजिए, 10 बार में जाएगा। फिर प्लस फिर दोस्तों यहाँ पे 2 से आप 24 में भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा। यहाँ दोस्तों डी है तो डी हो गया। अब दोस्तों ये 2 से 2 कट जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे ये आपका है 1000। यहाँ दोस्तों कितना बचा? 25, और दोस्तों कोष्टक में 10 प्लस 12 डी बचा है। अब दोस्तों ये 25 से अगर आप ये 100 को काटेंगे, 100 को 4 बार में कटेगा, 0 बचा है तो 0। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया 40, और दोस्तों इधर आपका 10 प्लस यहाँ पे बच गया आपका 12D। अब दोस्तों ये 10 हो गया, 40 हो गया, ये दोस्तों प्लस 10 को ला इधर क्या हो जाएगा? माइनस 10, और दोस्तों इधर आपका बचेगा 12D। यहाँ दोस्तों 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 30, और बराबर में 12D है तो 12D। अब दोस्तों हमें डी का मान चाहिए, तो डी बराबर ये 30 है, और दोस्तों ये 12 को भेज दीजिए 30 के बाद, तो 12 गुड़ा जब जाता है इधर तो क्या हो जाएगा? बटे में 12 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 2 से काटा तो 3 से कटा काट लिए, 3 दहिया में 30, 3 चौके 12। फिर दोस्तों ये 2 से कटेगा, 2 5 10, और ये 2 दूना 4, यानी कि दोस्तों ये हमारा 5 बट्टा 2 ये हमारा डी का मान हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्न में हमें डी का ही मान पूछा गया है, तो दोस्तों डी का मान 5 बट्टा 2, या तो दोस्तों 2 से आप 5 में भाग देंगे तो ये आपका 2.5 आएगा। तो दोस्तों हमारा भिन्न में 5 बटा 2 भी हो सकता है, और दोस्तों 2.5 भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा सारवंतर यानी कि डी का मान हो गया, और दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं।
दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 2 दिया है, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले तीन पदों का योग, पहले तीन पदों का योग 1020 और प्रथम पद 5 है। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे इसमें भी दोस्तों हमें जो सारवंतर बताना है, प्रश्न संख्या 2 को भी दोस्तों एक ही तरह हल करना है। पहले दोस्तों दूसरा में दोस्तों हमारा दिया क्या है हल में, प्रथम पद हमारा दे दिया, प्रथम पद 5 है तो यहाँ पे 5 लिखिए। फिर दोस्तों तीन पदों का योग दे दिया, यानी कि दोस्तों पदों की संख्या यहाँ पे 3 हो गई, तो यहाँ पे यन का मान 3 हो गया। फिर दोस्तों तीन पदों का योग का मतलब है कि S3 का मान दोस्तों कितना दिया है 1020, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 1020। इसमें दोस्तों सारवंतर पूछा गया है, तो दोस्तों हमारा A का मान दिया है, N का मान दिया है, फिर दोस्तों पदों का तीन पदों का योगफल भी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग दोस्तों D का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एन की जगह पे कितना लेना है आपको 3 लेना है, तो 3 रखिए, एन की जगह पे 3 रखिए, बटा में 2, कोष्टक में 2 गुणे ए का मान दोस्तों कितना दिया है, ए का मान दोस्तों 5 दिया, तो यहाँ पे ए की जगह पे 5 हो गया, प्लस एन का मान 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों हमारा प्रश्न में कितना दिया है, डी का मान दोस्तों हमारा नहीं दिया है, यही हमको डी का मान यानी कि सारवंतर हमको पूछा गया है डी का मान। अब दोस्तों S3 का मान कितना दिया है, S3 का मान दोस्तों देखिए S3 का मान 1020 है, तो यहाँ पे S3 की जगह पे 1020 रहेगा। फिर दोस्तों ये 3/2 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 5 कितना हो जाएगा 10, प्लस 3 में से 1 गया 2 और 2 का इंटू का मतलब है गुणा, यानी कि 2 का गुणा डी में करिए तो 2D हो जाएगा। दोस्तों ये आपका हो गया 1020 बराबर 3/2, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। 10 और 2 को दोस्तों कौन काट सकता है 2, तो 2 जो है इन दोनों में कॉमन लीजिए, 2 से 10 भाग दीजिए 5 बार में जाएगा, प्लस 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा D, 2 से 2 कट गया और दोस्तों यहाँ पे 1020 बराबर यहाँ पे कितना बचा 3 और दोस्तों कोष्टक में 5 प्लस डी है। अब दोस्तों ये 3 जो है 102 को काट देगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, यानी कि 340 बार में ये 3 जो है 1020 को काटेगा, तो दोस्तों 340 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे हमारा 5 प्लस डी बचा है, 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, 5 को लाइए इधर हो जाएगा माइनस, और दोस्तों यहाँ पे बचेगा डी, और दोस्तों 340 में से 5 को घटाएंगे तो ये आपका 335 आ जाएगा, यानी दोस्तों ये बराबर में डी। अब दोस्तों डी को इधर लिख दीजिए और इसको 335 को इधर लिख दीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा डी का मान हो जाएगा 300। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डी का मान 335 होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों तीन पदों का योग दिया है, यहाँ दोस्तों 30 नहीं है, 30 होता अगर दोस्तों यहाँ पे तब दोस्तों हमारा सारवंतर 2 आता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 बोला है, तो दोस्तों 3 के हिसाब से अगर दोस्तों हम लोग जो लेके चलेंगे तो 335 ये हमारा डी का मान होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो। प्रथम पद का मतलब दोस्तों है कि ए का मान बताना है, जिसके पदांतर का मतलब दोस्तों सारवंतर को हम लोग ये पदांतर भी कहते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे पदांतर का मतलब है कि डी का मान दे दिया है 3, तो दोस्तों यहाँ पे हमें दोस्तों यहाँ पे जो है लिख लेना है डी बराबर कितना दिया है 3 दिया है। और दोस्तों हमारा प्रश्न में A12 का मान दे दिया, A12 का मतलब दोस्तों होता है कि दोस्तों ब्राह्मण पद का मान दे दिया 37 और दोस्तों प्रथम पद पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ दोस्तों आपको D का मान दिया है 3 और दोस्तों A12 का मान दिया है 37। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ दोस्तों जो ये आपका A12 का मान दिया है 37, ठीक है दोस्तों, इसी को दोस्तों हम लोग जो लेके चलेंगे हल करेंगे तो दोस्तों ए का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा यहाँ देखिए, मैंने दोस्तों इसके पहले की वीडियो में दोस्तों मैं जो बता चुका हूँ, अगर दोस्तों आपको समांतर श्रेणी का कोई भी पद लिखना है, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमको जो है ए 9वां पद चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं A+8D करते हैं। मान लीजिए ए 10 पद चाहिए, यानी दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमको 10वां पद चाहिए तो हम लोग जो क्या लिखते हैं A+9D लिखते हैं। मतलब दोस्तों जो भी पद चाहिए उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ए करके प्लस कर देते हैं जो पद पूछ रहा है। जैसे 10 पूछ रहा है तो 10 से एक कम ले लीजिए, 9 हो जाएगा और 9 के साथ डी लगा दीजिए। तो दोस्तों उसी तरह से A12 का मतलब क्या है, A+11D है इसका मतलब, ठीक है। A+11D का मान ये दिया है आपका 37। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, ए का मान तो हमें पूछा गया है, यहाँ दोस्तों 11 और डी के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, तो दोस्तों ये 11 गुणे डी का मान दोस्तों हमारा दे दिया प्रश्न में, डी का मान 3 है तो यहाँ पे डी की जगह पे 3 रख दीजिए, बराबर में दोस्तों 37 है तो 37। अब दोस्तों ये A+11 कितना हो जाएगा 33 और बराबर में 37 है तो 37। हमें दोस्तों यहाँ पे ए का मान चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 37 हो गया, प्लस जाएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी दोस्तों ए का मान हमें कितना मिल जाएगा 37 में से 33 का कितना आ जाएगा 4 है, यानी दोस्तों हमें जो प्रथम पद पूछा गया था तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रथम पद जो होगा वो दोस्तों 4 होगा और ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 4 को फटाफट हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दोस्तों चौथा बोला गया है, 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चूंकि दोस्तों हमें 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए
सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं से बनी श्रेणी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 के बाद दोस्तों विषम संख्या आपका क्या आएगा 61 आएगा, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा 63 आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा 65 आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका डैश 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 लास्ट वाला दोस्तों आपका क्या होगा 119 होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा प्रश्न में बोला गया है कि योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी में दोस्तों योग ज्ञात करने के लिए आपको a का मान चाहिए, d का मान चाहिए और n का मान चाहिए। यानी कि दोस्तों हमें प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद तो मिला ही है। सारवंतर तो दोस्तों निकल जाएगा 63 में से 61 को घटा के। दोस्तों यहाँ पे n का मतलब है पदों की संख्या, यानी दोस्तों 61 से लेकर अगर आप 119 तक देखेंगे तो यहाँ पे कितने पद हैं ये हमको नहीं पता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप पदों की संख्या n का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों n का मान कैसे ज्ञात होगा, यहाँ दोस्तों हम जो है an सूत्र का प्रयोग करेंगे। an बराबर दोस्तों होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ दोस्तों an की जगह पे दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का जो दोस्तों अंतिम पद होता है वही दोस्तों हमारा यानी कि दोस्तों जो हमारा लास्ट टर्म होता है वही हमारा an का मान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे an की जगह पे 119 आपको यहाँ पे रख देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे a का मान कितना है 61 है तो 61 रखिए, प्लस n का मान दोस्तों हमें नहीं पता, यही हमको पहले ज्ञात करना है, इंटू d का मान दोस्तों कितना है 63 में से दोस्तों 61 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी दोस्तों सारांतर हमारा 2 होगा। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया 119, ये दोस्तों प्लस को लाएंगे इधर क्या हो जाएगा माइनस, और दोस्तों बराबर में 2 का गुणा दोस्तों n में करिए तो हो जाएगा 2n, और माइनस है तो माइनस 2 का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा 2। 119 में से दोस्तों 61 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया कितना आएगा 8, फिर दोस्तों 11 में से 6 गया कितना होगा 5, और दोस्तों यहाँ पे अब आप क्या करिए -2 को भेज दीजिए 58 के पास तो हो जाएगा +2, और इधर आपका बचेगा 2n। 58 2 कितना हो जाएगा 60 बराबर में 2n हो गया, 2 से 60 को काटेंगे 30 बार में, यानी दोस्तों यहाँ पे बचा है n का मान कितना आ गया 30 हो गया। ठीक है, n का मान हमें दोस्तों यहाँ पे कितना मिल गया 30 मिल गया। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे अब हमें दोस्तों चूंकि योगफल ज्ञात करना है तो दोस्तों योगफल का सूत्र अब हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों यस n का मान कितना आ गया 30 आ गया, तो n की जगह पे आपको 30 रख देना है। यहाँ दोस्तों n की जगह पे 30 रख देना है, बटे में दोस्तों 2 है तो 2 रखिए, फिर दोस्तों 2 गुणे a का मान दोस्तों हमारा कितना है, तो दोस्तों श्रेणी में दोस्तों यहाँ देखिए प्रथम पद हमारा कितना 61 है, तो यहाँ पे एक जगह पे रहेगा 61 प्लस n का मान दोस्तों कितना आ गया 30 माइनस 1 इंटू डी सारवंतर दोस्तों कितना है, तो दोस्तों यहाँ देखिए 63 में से 61 घटाएंगे दोस्तों जो आएगा वही आपका सारवंतर है कि डी का मान होगा। तो दोस्तों 63 में से 61 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब दोस्तों ये 2 से 30 को काटे 15 बार में कटेगा, 61 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा 122 प्लस 30 में से 1 गया 29, और 29 दूना कितना हो जाएगा 58। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया 15, यहाँ दोस्तों कोष्टक और किसी भी संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणे का चिन्ह होता है। 122 और 58 को दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 होगा। ठीक है, और ये 15 का गुणा आप 180 में करिए तो 15 गुणा 0 में करेंगे 0, 15 बटे 120 का 0 हो जाएगा, हासिल हो गया 12। ठीक है, फिर 15 का 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों जो बोला गया है कि दोस्तों 60 से लेकर 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों 60 से लेकर 120 तक 30 विषम संख्याएं हैं, और दोस्तों 30 का योगफल दोस्तों 2700, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5 है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पे बोला है केंद्र A से प्रारंभ करते हुए, जैसे मान लीजिए ये दोस्तों हमारा केंद्र A हो गया। ठीक है, A से दोस्तों प्रारंभ किया है, क्या बोला है केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए दोस्तों ऐसे ऐसे दोस्तों ये आपका त्रिज्या लिया है। पहले दोस्तों आपका त्रिज्या कितना लिया है, ये लिया है 0.5 लिया है। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद 1.0 सेंटीमीटर लिया है, मतलब दोस्तों ये वाला जब खींचा हो नहीं सॉरी ये वाला जब आपका खींचा होगा तो दोस्तों इसकी दोस्तों त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर लिया है। फिर दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर लिया है, फिर दोस्तों 2.0 सेंटीमीटर लिया गया वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल बनाया गया, यानी कि दोस्तों ऐसे जो है सर्पिल आपका बनाया गया ऐसे ऐसे करके, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ देखिए जैसे कि दोस्तों ये आपका L1 खींचा, L2 खींचा, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11,
L12 और L13 यानी दोस्तों टोटल 13 क्रमागत अर्धवृत्त दोस्तों ये खींचा है। और दोस्तों उन 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई पूछी गई है। मतलब दोस्तों ये, फिर दोस्तों ये लंबाई, फिर दोस्तों ये वाली लंबाई, फिर ये वाली लंबाई, फिर दोस्तों ऐसे ऐसे करके 13 तक अगर दोस्तों ऐसे ही जो है अर्धवृत्त खींचा गया है तो वो फिर L1 से लेके L13 तक कुल यहाँ पे दोस्तों लंबाई पूछा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमें दोस्तों योग निकालना है। और दोस्तों योग कैसे निकलता है आप सभी दोस्तों जानते हैं कि दोस्तों किसी भी दोस्तों समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों समांतर श्रेणी हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग पहले तो इस दोस्तों दिए गए जानकारी से दोस्तों हम लोग यह समांतर श्रेणी बनाएंगे। वो दोस्तों कैसे बनेगा, यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए। यहाँ दोस्तों हमें सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का हमें दोस्तों योग ज्ञात करना है तो दोस्तों कम से कम दोस्तों उस श्रेणी का दोस्तों 3 पद दिया होना चाहिए। यानी कि दोस्तों A1 A2 A3 और दोस्तों अंतिम पद हमें दोस्तों नहीं भी पता रहेगा तभी भी हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग को कैसे मिलेंगी, तो यहाँ देखिए पहला नंबर तो दोस्तों आपको L1 का वैल्यू पता होना चाहिए। L1 का वैल्यू का मतलब दोस्तों है कि आपकी ये पहली लंबाई कितनी है, फिर दोस्तों आपकी ये दूसरी लंबाई की माप कितनी है, फिर दोस्तों तीसरी लंबाई की माप कितनी है, यहाँ तक हमें दोस्तों पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ दोस्तों पहले आपको लिखना है कि सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोस्तों आपको दोस्तों एकदम जो सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है पहले दूसरे तथा तीसरे अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या दोस्तों 0.5 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 0.5 सेंटीमीटर, फिर कॉमा दूसरे का दोस्तों कितना है 1.0 है तो 1.0 सेंटीमीटर, और दोस्तों तथा तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या दोस्तों कितनी है 1.5 है। दोस्तों मैंने यहाँ पे चौथे को नहीं लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए अगर दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ दोस्तों इस जो है सर्पिल में दोस्तों 13 को अर्धवृत्त की त्रिज्याओं को लेकर इस दोस्तों सर्पिल को बनाया गया है। तो दोस्तों 13 अर्धवृत्त की दोस्तों त्रिज्याओं को दोस्तों जो लेकर जो बनाया गया है दोस्तों 13 अर्धवृत्तों की दोस्तों लंबाइयाँ हमको दोस्तों बतानी है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हमें दोस्तों कम से कम दोस्तों 2 से 3 अर्धवृत्त की लंबाई पता होनी चाहिए। 2 से 3 अर्धवृत्त की लंबाई दोस्तों कैसे निकलेगी, तो दोस्तों यहाँ देखिए हमें दोस्तों पहले दूसरे और तीसरे दोस्तों अर्धवृत्त की त्रिज्या पता है। तो दोस्तों इनकी दोस्तों हम लोग जो है लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। वो दोस्तों कैसे, यहाँ दोस्तों देखिए जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हमें दोस्तों पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या पता है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए हमें दोस्तों पहले अर्धवृत्त की लंबाई बतानी है कि पहला अर्धवृत्त का लंबाई कितना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अर्धवृत्त का यानी दोस्तों पूरे वृत्त का लंबाई दोस्तों निकालने का सूत्र होता है 2 पाई r होता है। यानी कि दोस्तों परिधि दोस्तों होता है जो वही जो लंबाई बताता है किसी चीज की। अब दोस्तों मान लीजिए अगर दोस्तों ये जो अर्धवृत्त है तो दोस्तों अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाता है बटे में 2, यानी दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा। यानी दोस्तों अर्धवृत्त का अगर जो आपको लंबाई बताना है तो उसके लिए फार्मूला होता है पाई r। तो दोस्तों यहाँ पे पाई r हो जाएगा। r का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना दिया 0.5। फिर दोस्तों दूसरे का भी निकालेंगे तो क्या होगा पाई r का मान कितना है 1.0। फिर दोस्तों तीसरे का निकालेंगे तो पाई गुणे 1.5। ये दोस्तों पाई r ये दोस्तों हमारा पहले अर्धवृत्त की लंबाई, ये दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, ये दोस्तों तीसरे, और दोस्तों आगे भी हमारा ऐसे ही दोस्तों 13 तक ये दोस्तों गया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो ये आपका 0.5 पाई हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका गुणा आप करेंगे इसमें तो 1.0 पाई हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका करेंगे तो 1.5 पाई हो जाएगा, और दोस्तों ये डेस्क हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमें दोस्तों यहाँ पे पहले अर्धवृत्त की लंबाई मिल चुकी है, दूसरे की मिल चुकी है, तीसरे की मिल चुकी है, और दोस्तों इसी तरह से दोस्तों 13 तक दोस्तों ये दोस्तों गया हुआ है 13 अर्धवृत्त तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 13 अर्धवृत्त की कुल लंबाई पूछा है, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे योगफल पूछा गया है। तो दोस्तों योगफल ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों क्या क्या होना चाहिए, हमें दोस्तों प्रथम SN दोस्तों उसका सूत्र होता है SN बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोस्तों आपका S हो गया। n का मतलब दोस्तों क्या है पदों की संख्या। अब दोस्तों ये बताइए ये दोस्तों अर्धवृत्त दोस्तों टोटल कितना है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न हमारा दिया 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। n का मान दोस्तों हो जाएगा 13 बट्टा में 2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान दोस्तों कितना दिया 0.5 पाई है। फिर दोस्तों प्लस n का मान दोस्तों हमें नहीं पता है तो n की जगह n का मान दोस्तों 13 रहेगा क्योंकि दोस्तों हमें 13 अर्धवृत्त है, -1 है, और दोस्तों यहाँ पे इंटू डी दोस्तों कैसे निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1.0 में से 0.5 को घटाएंगे तो दोस्तों ये आपका 0.5 पाई आ जाएगा। मतलब 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो 0.5 पाई आएगा, यानी दोस्तों यही आपका डी का सार्वंतर का मान होगा।
अब दोस्तों इसको हम लोग हल करेंगे, ये 13/2 हो गया, कोष्टक में 2 का गुणा करिए आप 0.5 में, तो ये आपका 1.0 पाई हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ दोस्तों 13 में से माइनस करिए 1 हो जाएगा 12, और 12 का गुणा जब आप 0.5 में करेंगे तो ये आपका 6.0 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 13/2 हो गया। यहाँ दोस्तों कोष्टक और इस संख्या के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, 1.0 और प्लस 6.0 ये आपका हो जाएगा 7.0 पाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों ये 13/2 हो गया, यहाँ दोस्तों गुणा है तो गुणा, ये दोस्तों 7 के बाद दोस्तों दशमलव है, दशमलव के बाद दोस्तों जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए दोस्तों खाली आप 7 लिखिए, ये जीरो को हटा दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पाई का मान दोस्तों कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 रख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए 7 से 7 कटेगा और 2 से 22 को काटे 11 बार में, और दोस्तों 11 यहाँ हो जाएगा 33, और 11 कमी 11 और इसका 3 हाथ से लेकर 14 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों 13 यानी कि दोस्तों S13, यहाँ दोस्तों S13 को लेके हमने हल किया है, यानी कि दोस्तों S13 का मतलब है कि दोस्तों 13 अर्धवृत्तों की लंबाइयों का कुल योग, यानी कि दोस्तों सम जो होगा हमारा वो 143 सेंटीमीटर होगा। यही दोस्तों इस दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि दोस्तों सर्पिल की कुल लंबाई हमारी 143 सेंटीमीटर होगी, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 6वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6वां है का पहला ए है, श्रेणी -8 -6 -4 के कितने पदों का योग 52 है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने पदों का योग का मतलब है कि कितने पदों का, यानी कि दोस्तों n का मान पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितने पदों का योग 52 है, हमें नहीं पता, तो दोस्तों यहाँ पे आप मान लीजिए माना n पदों का योग 52 है, माना n पदों का योग 52 है, ये दोस्तों आपको मान लेना है, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे दिया नहीं ना, बोला कितने पदों का योग 52 है, तो हमने माना n पदों का योग 52 है। n पदों का योग 52 का अर्थात दोस्तों इसका अर्थ है कि ये दोस्तों Sn बराबर आपका हो गया 52। ठीक है, क्योंकि दोस्तों n पदों का योग आपने 52 बाना है, तो दोस्तों n पदों का योग को दोस्तों हम लोग Sn से दर्शाते हैं, Sn बराबर आपका 52 दे दिया। और दोस्तों यहाँ पे Sn का दोस्तों सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी कि दोस्तों ये आपका n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान ये 52 है, तो 52 यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ दोस्तों n का मान हमें बताना है, तो n की जगह पे n लेगा बटा में 2, फिर दोस्तों ये 2 और 1 के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। यहाँ दोस्तों a का मान कितना दिया हमारा प्रश्न में, श्रेणी में दोस्तों a का मान हमारा हो जाएगा -8, तो यहाँ पे आप -8 रख दीजिए। फिर प्लस n का मान दोस्तों हमें नहीं पता, तो n की जगह पे n रहेगा इंटू डी का मान दोस्तों कितना है, तो दोस्तों d के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय पद में से यानी दोस्तों -6 में से माइनस कर लीजिए -8 को, यानी कि दोस्तों हम लोग को अगर d का मान निकालना है किसी भी श्रेणी में, तो दोस्तों दूसरे पद में से माइनस कर लीजिए प्रथम पद को, प्रथम पद हमारा माइनस में, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोष्टक बनाया है। ये दोस्तों -6 हो गया, माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस, 8 है तो 8, और दोस्तों यहाँ पे 8 में से माइनस करेंगे 6 कितना आ जाएगा 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा d का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 2, और दोस्तों कोष्टक बंद बराबर में 52 दिया है तो 52 लिखिए। यहाँ दोस्तों n/2 कोष्टक में माइनस है तो माइनस, 8 दूना हो जाएगा 16, और दोस्तों ये प्लस 2 का गुणा n में करिए तो 2n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा 2, बराबर में 52 है तो 52। यहाँ दोस्तों n/2 हो गया, कोष्टक में दोस्तों -14 और -2 है, सॉरी -16 और -2 कितना हो जाएगा टोटल -18, और प्लस में 2n है तो 2n बराबर में 52 है तो 52। यहाँ दोस्तों n/2 हो गया, इन दोनों में दोस्तों कुछ नहीं कॉमन है, तो दोस्तों क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों इन दोनों में दोस्तों हमको जो है 2 कॉमन लग रहा है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा -2 से 18 भाग दीजिए 9 बार में, प्लस 2 तो बाहर चला गया, क्या बचा n बराबर में 52 है तो 52, इसलिए दोस्तों हमने कॉमन लिया ताकि ये इससे कट सके। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों n बचा है, n का गुणा दोस्तों -9 प्लस n में करके कोष्टक को तोड़ दीजिए, n का गुणा -9 में करिए तो -9n हो जाएगा, प्लस n का गुणा n में करिए तो हो जाएगा n² बराबर में 52 है तो 52। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों n² को पहले लिख दीजिए, -9n को बाद में लिखिए, और दोस्तों ये प्लस आएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में 0 है तो 0। यहाँ दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका एक द्विघात समीकरण बन चुका है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना आप सभी जानते हैं कैसे होता है दोस्तों। यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तृतीय पद का गुणा हम लोग प्रथम पद के गुणांक में करते हैं, 52 का गुणा 1 में करिए हो जाएगा 52, और दोस्तों 52 को ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने पर मध्य पद 9 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 13 और 4 में तोड़ेंगे, क्योंकि 13 में से 4 गया 9 और 13 चौके हो जाएगा 52। तो दोस्तों यह आपका हो गया n² माइनस 4n, और दोस्तों n² प्लस 4n माइनस 13n करेंगे तो दोस्तों ये आपका 9n आ जाएगा, माइनस में 52 है तो 52 बराबर में 0 है तो 0। इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, n कॉमन है तो n प्लस 4 हो जाएगा, और दोस्तों दूसरे में
13 और 52 को कौन काट सकता है? 13, इसलिए 13 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा n, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13 से 52 भाग दीजिए, 4 बार में जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोनों दोस्तों कोष्टक हमारे बराबर आना चाहिए, आया भी है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक को लिखते हैं, दूसरे कोष्टक में इसको लिखते हैं और इसको लिखते हैं, -13 बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब क्या करना है आपको, पहले वाले कोष्टक की तुलना 0 से करिए, तो n+4 की तुलना हम लोग करेंगे 0 से, तो यहाँ पे n बराबर प्लस जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस। फिर दोस्तों n-13 की तुलना करेंगे 0 से, तो n बराबर हो जाएगा 13। और दोस्तों यानी कि दोस्तों अतः दोस्तों हमारा प्रश्न पूछा गया है पदों की संख्या। तो दोस्तों पदों की जो संख्या होगी, पदों की संख्या यानी दोस्तों n का मान दोस्तों यहाँ पे 2 आ रहा है, एक आ रहा है -4, एक आ रहा है n बराबर यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो +13 है। तो दोस्तों पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, हमारी प्लस में होती है, इसलिए दोस्तों हम लोग पदों की संख्या ये वाला 13 लेंगे, यानी दोस्तों n का ये वाला जो मान है 13, यही हमारी पदों की संख्या होगी, यानी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा 13 होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 6वें को बी को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 6वें का बी दिया है, श्रेणी 35, 31, 27 डैश 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 के कितने पदों का योग 170 होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे नहीं पता है कि कितने पदों का योग 170 होगा। दोस्तों इस प्रश्न को भी हम लोग को प्रश्न संख्या 6A के ही तरह इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए माना n पदों का योग, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है माना n पदों का योग 170 होगा। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता कि कितने पदों का योग 170 होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया माना n पदों का योग 170 होगा, यानी कि दोस्तों अर्थात यहाँ दोस्तों n पदों का योग का मतलब है कि यस n बराबर आपने मान लिया है 170। अब दोस्तों Sn का मतलब दोस्तों क्या होता है, Sn का सूत्र आप सभी जानते हैं, n/2 और दोस्तों कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में दोस्तों 70 है, तो 170 है, तो 70 लिखिए। n का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है, क्योंकि दोस्तों हमने माना n पदों का योग, तो n/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान दोस्तों हमारा प्रश्न में कितना दिया है, तो दोस्तों श्रेणी का हमारा प्रथम पद क्या है 35 होता है, यहाँ पे a का मान 35 हो गया, प्लस n का मान नहीं पता है तो n की जगह पे n रहेगा इंटू d का मान कितना है। सारवंतर दोस्तों कैसे मिलता है, तो दोस्तों हम देखिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाइए, यानी दोस्तों 31 में से 35 को घटाइए, तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा -4 आएगा, ठीक है, वही आपका सारवंतर होगा। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया n/2 कोष्टक में 35 दूना हो जाएगा 70, और यहाँ पे ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -4 का गुणा कोष्टक में करके कोष्टक हटाइए, 4 का गुणा n में 4n हो गया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा 1 में करिए हो जाएगा 4, और दोस्तों बराबर में 170 है तो 70 करिए। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया n/2 कोष्टक में 70 और 4 कितना होता है 74, तो यहाँ पे 74 हो गया, सॉरी, और माइनस में 4n है तो 4n बराबर में 170 है तो 170 लिखिए। यहाँ दोस्तों n/2 हो गया, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, 74 और दोस्तों 4 में दोस्तों हम जो है दोस्तों 2 कॉमन ले रहे हैं, तो दोस्तों 2 से 74 में भाग देंगे तो ये आपका 37 आएगा, माइनस 2 से 4 में भाग दीजिए 2 बार में जाएगा 2n हो गया, और दोस्तों बराबर में 170 और 70, 2 से 2 कट जाएगा, n का गुणा दोस्तों कोष्टक में करिए, कोष्टक हटा दीजिए, n का गुणा पहले 37 में करिए तो 37n हो गया, माइनस n का गुणा 2n में करिए तो हो जाएगा 2n² बराबर में 170 है तो 170। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है कि n² वाले को पहले लिखना है, तो ये आपका 2n² हो गया, ये दोस्तों प्लस 37 को यहाँ पे लिख दीजिए, और दोस्तों ये प्लस 37n हो जाएगा, ये दोस्तों प्लस 170 को लाइए, इधर हो जाएगा -170, इधर बचेगा 0, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक समांतर श्रेणी बन चुका है, ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी, सॉरी, ये दोस्तों आपका एक जो है द्विघात समीकरण बन चुका है। और दोस्तों द्विघात समीकरण यहाँ दोस्तों हमें जो गुणनखंड करके ही n का मान प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम लोग जो गुणनखंड कैसे करेंगे, 170 का गुणा आप 2 में करिए तो हो जाएगा आपका ये 340, और दोस्तों 340 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने पर 37 आ जाए और गुणा करने पर 340 आए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये दोस्तों आपका दोस्तों 2 गुणनखंड कौन से होंगे, वो दोस्तों 20 और आपका 17 होगा, क्योंकि 20 और 17 का जोड़ेंगे 37 होगा, और 20-17 का गुणा करेंगे तो 340 आ जाएगा। ये दोस्तों माइनस आपका 2n² और प्लस में ये आपका 20n हो गया, और प्लस में ये आपका 17n हो गया, माइनस में 170 और 70 बराबर में 0 है तो 0। यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस, 2 और 20 में दोस्तों 2 कॉमन है तो 2 लीजिए, यहाँ दोस्तों n है तो n हो गया, यहाँ दोस्तों 2 तो आपने लिया, माइनस को बाहर लिया, 2 को बाहर लिया, n 2 था 1 बाहर लिया तो अंदर बचा 1, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 से भाग दीजिए 20 में 10 बार में जाएगा, n बाहर चला गया, प्लस 17 और 170 को कौन कर सकता है 17, तो n अंदर रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 17 से 170 में भाग दीजिए 10 बार में जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 लिखिए। यहाँ दोस्तों इन दोनों में से आपको एक को लिखना है n-10, और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपको इसको लिखना है -2n + 17 बराबर में 0। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है,
एक बार दोस्तों n-10 यानी कि इसकी तुलना आपको करनी है 0 से, तो n का मान -10 जाएगा, 0 के पास हो जाएगा प्लस। यहाँ दोस्तों यहाँ -2n बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 17 बराबर 0। यहाँ दोस्तों -2n बराबर प्लस 17 जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस दोस्तों कट जाएगा, तो n का मान दोस्तों कितना आएगा 17, और ये 2 को भेज दीजिएगा तो हो जाएगा बटे में 2। यानी कि दोस्तों यहाँ पे यानी दोस्तों पदों की संख्या हमारे पूछा गया था, यानी दोस्तों कितने पदों का योग बोला गया था, यानी पदों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना आता पदों की संख्या बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पदों की संख्या दोस्तों हमारा n का मान दोस्तों 2 आ रहा है, एक दोस्तों भिन्न में आ रहा है, एक दोस्तों पूर्णांक में आ रहा है। तो दोस्तों पदों की संख्या यानी कि दोस्तों n का मान कभी भी दोस्तों भिन्न में या दशमलव में नहीं होता है, n का मान दोस्तों हमेशा पूर्णांक होता है। तो दोस्तों इन दोनों में से पूर्णांक कौन है, ये है, तो ये वाला 10 आपका यहाँ दोस्तों पदों की संख्या यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 7वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7वां दिया है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। यानी कि दोस्तों हमारा दिया है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है, तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल बताइए। दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी में दोस्तों n पदों का योगफल बताने के लिए दोस्तों यानी कि दोस्तों अगर हमको पदों का योगफल बताना है, चाहे वो n पदों का योगफल हो, चाहे 10 पदों का योगफल हो, चाहे 20 पदों का योगफल हो, दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का दोस्तों योगफल बताने के लिए हमें a का मान चाहिए, d का मान चाहिए, और दोस्तों पदों की संख्या तो मान लीजिए हमें दोस्तों पता चली जाएगी जितने दोस्तों पदों का योग बोलेगा। तो दोस्तों a और d का मान दोस्तों जब तक हमें नहीं पता रहेगा तब तक हम योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों हमारा a और d का मान नहीं दिया, यानी दोस्तों प्रथम पद a और सार्वंतर d का मान नहीं दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 8 पदों का योग दिया है। 8 पदों का योग का मतलब दोस्तों है कि S8 का मान दे दिया है 64, यानी कि दोस्तों यहाँ पे S8 का मतलब दोस्तों है कि 8 पदों का योग 64 दे दिया। तो दोस्तों ये बताइए अगर दोस्तों ये 64 जो योग दिया है हमारा 8 पदों का, ये दोस्तों कैसे लाया होगा। यहाँ दोस्तों Sn जो हमारा सूत्र होता है n पदों का योगफल n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी दोस्तों सूत्र का प्रयोग किया होगा। दोस्तों कैसे, यहाँ देखिए Sn बराबर क्या होता है n/2, n का मान 8 है, कोष्टक में 2a प्लस n का मान 8 हो गया, -1 इंटू डी, ये दोस्तों किया होगा तब जाके ये 64 लाया होगा। यहाँ दोस्तों 2 से 8 को काटिए, 4 बार में कटेगा, यहाँ दोस्तों 4 बचा, अंदर दोस्तों ये आपका 2a हो गया प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 का गुणा डी में करिए तो होता है 7d बराबर में 64 है, तो 64। यहाँ दोस्तों ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 छके 24, यानी कि दोस्तों 2a प्लस 7d बराबर ये आपका हो जाएगा 16। ये दोस्तों आप जो समीकरण 1 मान लीजिए इसको। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न में और क्या दिया है, 19 पदों का योग 361 है। 19 पदों का योग का मतलब है कि S19 यानी कि 19 पदों का योग भी दिया है, S19 का मान 361। ये दोस्तों कैसे लाया होगा, n/2 किया होगा, कोष्टक में 2a प्लस n का मान कितना है 19 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 361। इसको दोस्तों हम लोग एक बार हल करेंगे, तो ये आपका 19/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये आपका हो गया 2a प्लस 19 में से 1 गया 18, 18 गुणा डी में कर दीजिए तो हो जाएगा 18d, और बराबर में दोस्तों यहाँ पे 361 है, 361। यहाँ दोस्तों ये आपका 19/2 हो गया, 2a और दोस्तों 18d में दोस्तों दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 2 से 18 भाग दीजिए 9 बार में जाएगा, d है तो d बराबर में दोस्तों 361 है, 361। यहाँ दोस्तों 2 से 2 कटेगा, दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 19 से 361 भी कटेगा, 19 बार में काट दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे a प्लस 9d बराबर आपका कितना आ गया 19। ये आपको समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपका ये समीकरण 1 बना है और जो आपका 2 बना है, अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हम लोग जो लेके हल करेंगे तो यहाँ से हमें a या d किसी एक का मान निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सा क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको समीकरण 2 में से माइनस कर देना है समीकरण 1 को। तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या दिया है, a प्लस 9d बराबर 19, और दोस्तों समीकरण 1 क्या दिया है 2a प्लस 7d बराबर, दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ दोस्तों समीकरण 2 में से दोस्तों समीकरण 1 को तो हम घटाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में दोस्तों a के साथ हमारा गुणांक क्या है 2 है, और दोस्तों समीकरण 2 में हमारा 2 में a के साथ गुणांक क्या है 1 है। तो दोस्तों दोनों में दोस्तों किसी एक का गुणांक हमें बराबर करना पड़ेगा, या तो हम d का जो 7 है और 9 के साथ d के साथ यहाँ पे 9 है, यहाँ दोस्तों d के साथ 7 है, यहाँ पे d के साथ 9 है, तो दोस्तों d का गुणांक दोस्तों यहाँ पे बराबर करना दोस्तों यहाँ पे आसान नहीं है। यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, a का गुणांक समान करेंगे, यहाँ दोस्तों a के साथ 2 है, यहाँ दोस्तों a के साथ 1 है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे
समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे समीकरण 2 में आप क्या करिए, 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2 ये हो जाएगा और 2 नमा हो जाएगा 18 और ये 2 से 19 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 38। ठीक है, ये दोस्तों हमारा समीकरण 2 था। अब दोस्तों समीकरण 2 हमने लिख दिया, माइनस करना है समीकरण 1 को। एक दोस्तों क्या दिया है, 2a + 60d, 2a + 60d बराबर 16 दिया है। अब दोस्तों चूंकि हम घटा रहे हैं तो ये कट जाएगा। यहाँ दोस्तों 18d में से 60d जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 11d, और दोस्तों 38 में से 16 घटाएंगे 22 आएगा, और 11 से 22 को घटाएंगे 2 बार में, यानी कि d का मान यहाँ पे आपका हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये d का जो मान है 2, d का मान समीकरण आप रख दीजिए 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में दोस्तों रखेंगे तो आपको a का मान निकलेगा। तो दोस्तों समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, 2a + 7d बराबर 16। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया 2a + 7 गुणे d का मान कितना हो गया, 2 बराबर 16। यहाँ दोस्तों ये आपका 2a हो गया बराबर 16 है, तो 16 7 दूना 14 प्लस जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ दोस्तों 2a बराबर 16 में से 14 गया 2, और 2 से 2 एक बार में कटेगा, यानी दोस्तों a का मान यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में दोस्तों a का मान मिल चुका है, तो दोस्तों अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ दोस्तों हमें जो है, यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, a का मान कितना मिला 1, और दोस्तों d का मान हमारा प्रश्न में कितना आया, d का मान 2 आ गया। अब दोस्तों हमें जो पूछा गया n पदों का योगफल, तो दोस्तों n पदों का योगफल के लिए क्या सूत्र होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी होता है। ये दोस्तों n पदों के योगफल का सूत्र होता है। तो दोस्तों आप देखिए n का मान दोस्तों n ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों n पदों का योगफल पूछा है तो पदों की संख्या n ही रहेगी, तो n की जगह पे n ही रहने दीजिए। यहाँ दोस्तों 2 गुणे a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस n की जगह पे n ही रहेगा -1 इंटू डी का मान कितना है, 2 है, तो 2 रहने दीजिए। यहाँ दोस्तों ये आपका n/2 कोष्टक में 2 + 2 का गुणा n-1 में करके कोष्टक हटाइए, तो 2n - 2 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे n/2 गुणे यहाँ पे क्या बचेगा, 2n। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ दोस्तों n बचा है और गुणे n है, तो n का गुणा n में करेंगे तो हो जाएगा n², यानी कि दोस्तों n पदों का योगफल, यानी कि दोस्तों जो हमारा s, यहाँ दोस्तों n पदों का योगफल, यानी दोस्तों Sn का जो मान होगा वो हमारा n² होगा, यानी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा n²। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 8 में, अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 8वां है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति में ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 200 लट्ठों को दोस्तों ढेरी के रूप में रखा गया है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ढेरी के रूप में दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ढेर के रूप में रखा गया है। सबसे निचली पंक्ति में, नीचे का मतलब दोस्तों ये है कि नीचे वाली दोस्तों पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे दोस्तों अगली पंक्ति में 19 है, उससे दोस्तों अगली में 18 है, उससे दोस्तों अगली में 17 है। इस तरीके से दोस्तों जितना दोस्तों ये दोस्तों ऊपर मतलब पंक्तियां हमारी जो ऊपर की तरफ जाएंगी, लट्ठों की संख्या दोस्तों घटती गई है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कुल 200 लट्ठों को दोस्तों रखा गया है पंक्ति में। अब दोस्तों कितनी पंक्ति में रखा गया है ये नहीं पता है, वही दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, उनकी हमको संख्या पता नहीं है। कितनी पंक्ति का मतलब दोस्तों ये है कि हमें दोस्तों यहाँ पे n का मान बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए n का मान बताने के लिए दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी में दोस्तों अगर दोस्तों हमें a का मान पता है, d का मान पता है और दोस्तों Sn का मान पता है, तो दोस्तों हम लोग जो है n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें a और d और जो Sn कौन है पहले हम लोग ये दोस्तों निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ दोस्तों आपको जो लिखना है 8वें में प्रश्नानुसार, ठीक है, समांतर श्रेणी होगी। दोस्तों ये दोस्तों जो हमारा आंकड़ा दिया है इसके हिसाब से दोस्तों समांतर श्रेणी क्या बनेगी। सबसे दोस्तों हमारा निचले में कितने लट्ठे हैं, निचले पंक्ति में 20 हैं, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद 20। उसके बाद दोस्तों उससे जो अगली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 19 है, तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय पद। फिर दोस्तों उसके दोस्तों अगली पंक्ति में कितने हैं 18 है, फिर दोस्तों आपका कितना होगा 17 होगा, फिर दोस्तों आपका कितना होगा 16 होगा। इस तरीके से दोस्तों आपका ये दोस्तों चलता गया। अब दोस्तों कितनी पंक्ति तक गया ये हमको नहीं पता है। अब दोस्तों बोला है कि कुल कितने लट्ठे हैं 200 लट्ठे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, 200 लट्ठों का मतलब दोस्तों है कि दोस्तों Sn का मान आपका दे दिया है 200। Sn का मान 200 का मतलब दोस्तों ये है
कि दोस्तों कितनी पंक्ति हमें नहीं पता है, यानी कि दोस्तों n का मान कितना है हमको नहीं पता है, लेकिन दोस्तों हाँ सम का मतलब है योगफल दे दिया है 200। और दोस्तों Sn का सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोस्तों हमारा Sn का सूत्र होता है। और दोस्तों ये जो Sn का सूत्र हो गया बराबर में 200 दिया है तो 200। अब दोस्तों n का मान ही हमको ज्ञात करना है, क्योंकि दोस्तों कितनी पंक्ति बोला है, कितनी पंक्ति में रखा गया, कितनी पंक्ति का मतलब है कि n का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ दोस्तों 2 है तो 2 और 1 के बीच में कुछ नहीं तो घोड़े का चिन्ह है। a का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस n का मान दोस्तों हमारा प्रश्न में दिया है नहीं दिया है, यही हमको ज्ञात करना है, इंटू डी दोस्तों कैसे निकलेगा, तो दोस्तों देखिए सारवंतर दोस्तों हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, सारवंतर के लिए दोस्तों डी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, यानी कि दोस्तों a2 का मतलब है द्वितीय पद में से माइनस करते हैं प्रथम पद को, तो हमारा ये डी निकल जाता है। तो 19 में से 20 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो -1 होगा, तो यहाँ पे हो गया -1 बराबर में यहाँ पे 200 है तो 200 लिखिए। अब दोस्तों ये n/2 हो गया, कोष्टक में 20 दूना कितना हो जाएगा 40। ये दोस्तों माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 1 का गुणा n में करिए तो हो जाएगा n, फिर दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, यानी कि दोस्तों -1 का गुणा अंदर करके कोष्टक को हटाया गया है। बराबर में 200 है तो 200 लिखिए। यहाँ दोस्तों ये आपका हो जाएगा n/2, कोष्टक में 40 और 1 कितना हो जाएगा +1 है तो कितना हो जाएगा 41 माइनस n, बराबर में 200 है तो 200 हो गया। ये दोस्तों n/2 का गुणा कोष्टक में करके कोष्टक को आपको हटाना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, पहले n का गुणा 41 में करिए तो हो जाएगा 41n माइनस n का गुणा n में करिए तो हो जाएगा n²। और दोस्तों ये जो बटे में 2 है इसका गुणा दोस्तों 200 में होकर ये 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों आप क्या करिए -n² को पहले लिखिए, दोस्तों 41 का आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, प्लस 41n को यहाँ पे लिख दीजिए, बराबर में यहाँ पे 400 है तो 400। ये दोस्तों -n² हो गया, प्लस ये आपका 41n हो गया, ये प्लस 400 को इधर हो जाएगा -400, बराबर में क्या बचेगा 0। अब दोस्तों चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है तो दोस्तों यहाँ n का मान दोस्तों इतनी जो आसानी से प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों ये आपका एक द्विघात समीकरण बन चुका है, और दोस्तों द्विघात समीकरण दोस्तों हम लोग क्या द्विघात समीकरण का दोस्तों हम लोग जो गुणनखंड करके ही दोस्तों उसको हम लोग जो हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 400 का गुणा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 400 गुणा 1 में करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिनके जोड़ने घटाने पर मध्य प्राप्त हो जाए, तो ये आपका 25 और 16 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा n² प्लस ये दोस्तों 16n और प्लस 25n करेंगे तो हो जाएगा 41, और 16 और 25 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, माइनस में 400 बराबर में 0 है तो 0। ये दोस्तों हमारा प्रथम पद अगर माइनस में तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दोस्तों n इन दोनों में n कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 1n, क्योंकि 2 है 1 बाहर चला गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, n बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा 16 प्लस 25 और 400 कौन काट सकता है 25, तो 25 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा n, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 25 से 400 भाग दीजिए 16 बार में जाएगा, बराबर में 0 तो 0। इन दोनों में से दोस्तों आपको एक को लिखना होता है n-16, दूसरे में दोस्तों इसको -n और यहाँ पे +25 बराबर में 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ n-16 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो n बराबर कितना मिल जाएगा 16। फिर दोस्तों -n प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो दोस्तों यहाँ पे -n बराबर 25 जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 25। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों n का दोनों ही मान दोस्तों प्लस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों n का दोनों ही मान प्लस में आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों हम लोग को यहाँ पे लिखना है चूँकि n बराबर 16, चूँकि n बराबर 16 होगा, चूँकि n बराबर 16 होगा। यहाँ दोस्तों n का दोनों ही मान प्लस में आ रहा है, तो दोस्तों आपके माइंड में आएगा कि मतलब मैंने तो बताया कि n का तो हम लोग वही मान लेते हैं जो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों है तो इनमें से क्यों 16 को ही लिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लट्ठों की संख्या दोस्तों 200 है। तो दोस्तों अगर जो n का मान हम लोग दोस्तों 25 लेंगे, तो दोस्तों 200 लट्ठों को 25 पंक्तियों में 200 लट्ठों के लिए 25 पंक्तियाँ ज़्यादा नहीं हो जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए 200 के हिसाब से दोस्तों 25 पंक्तियाँ ज़्यादा होंगी, इसलिए दोस्तों हम लोग दोस्तों चूंकि n का मान 16 ही होगा। ये दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों कितनी पंक्ति बोला गया, तो दोस्तों पंक्तियों की संख्या दोस्तों हमारा 16 होगा, ठीक है दोस्तों, 25 नहीं होगा। अब दोस्तों पूछा गया हमारा कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब दोस्तों पदों की संख्या दोस्तों यानी दोस्तों टोटल पंक्ति कितनी हो गई 16, तो दोस्तों अंत यानी दोस्तों एक नीचे वाला पंक्ति हमारा 1 था, अब दोस्तों 1 से स्टार्ट हुआ है और दोस्तों ये जो 16 पंक्ति तक जाके खत्म हो गया है, यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर यानी कि दोस्तों जो हमारा 16वां पंक्ति है इसमें दोस्तों कितने लट्ठे हैं ये हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको an सूत्र का प्रयोग करना है। an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए
ए एन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों ए एन का मतलब है कि दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे ऊपरी पंक्ति में बताना है कि कितने लट्ठे हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपरी पंक्ति का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ए है, तो ये एन का मान दोस्तों कितना लिया हमने, 16 लिया। ए का मान दोस्तों कितना दिया, प्रथम पद दोस्तों हमारा श्रेणी में कितना है, 20 है, जाके दोस्तों आप जो देख सकते हैं एन का मान कितना हो गया, 16 माइनस 1। डी का मान कितना था, -1 था। यहाँ दोस्तों 20 हो गया। ये दोस्तों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और दोस्तों 16 में से 1 गया 15, 15 गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा 15। और दोस्तों 20 में से 15 दोस्तों घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। यानी कि दोस्तों जो हमारी 16वीं पंक्ति होगी, यानी कि दोस्तों सबसे ऊपरी पंक्ति में दोस्तों 5 लट्ठे होंगे। यानी कि दोस्तों अंतिम पंक्ति ही हमारी दोस्तों 16वीं पंक्ति है। और दोस्तों 16वीं पंक्ति का दोस्तों मान कितना है, 5। यानी कि दोस्तों 16वीं पंक्ति में दोस्तों लट्ठों की संख्या 5 होगी। ये दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न में 2 चीज़ पूछा था दोस्तों, पंक्तियों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे पंक्तियों की संख्या लिख देंगे, अतः पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या का मतलब है कि n का मान हमारा 16 हो गया, तथा उसके बाद दोस्तों पूछा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, यहाँ पे कितना है, 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। यानी कि दोस्तों पंक्तियों की संख्या 16 और दोस्तों सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे ऊपरी पंक्ति में दोस्तों हमारा 16वां पद है। ठीक है, तो दोस्तों 16वां पद का मान कितना है, 5, तो 5 होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 9 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब दोस्तों है कि n का मान बताना है, और दोस्तों सारवंतर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, d का मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो दोस्तों किसी भी प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो दोस्तों प्रश्न में जो दिया होता है उसको पहले हमको लिख लेना होता है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो दोस्तों प्रथम पद कितना दिया, a का मान 5 दिया। फिर दोस्तों अंतिम पद को मतलब दोस्तों हम लोग l से दर्शाते हैं, l का मान कितना है, 45 है। फिर दोस्तों योगफल, योग का मतलब दोस्तों है कि हमारा समांतर श्रेणी में दोस्तों योग को दोस्तों हम लोग जो SN से दर्शाते हैं। योग दोस्तों कितना दिया, 400 दिया, तो 400 लिखिए। यहाँ दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हमें पूछा है पदों की संख्या। तो दोस्तों पदों की संख्या पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, एक दोस्तों समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस l होता है। इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। क्यों करना है, जब भी दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और दोस्तों अंतिम पद l और दोस्तों पदों की संख्या n और SN निकालना, तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों SN का मान दिया ही है 400, n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n/2 हो जाएगा। a का मान कितना दिया है, 5 दिया, तो यहाँ पे आपको 5 रख देना, प्लस l का मान कितना दिया, 45, तो 45 रख दीजिए। फिर दोस्तों आप देखिए ये आपका हो गया 400 बराबर में n/2, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। और दोस्तों यहाँ पे ये आपका 400 हो गया बराबर में n/2 गुणे 50 हो जाएगा। 2 से 50 काटेंगे 25 बार में, और 25 से 400 को काटेंगे 16 बार में कटेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे n बचा है, इस साइड में इधर कौन बचा है, 16। यानी कि दोस्तों पदों की संख्या दोस्तों हमारा प्रश्न में पूछा गया था कि पदों की संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 9 में यहाँ पे पदों की संख्या n, तो दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या हमारी आ गई 16 है। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछा है सारवंतर पूछा है, तो दोस्तों अब हम लोग सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, किसी भी दोस्तों समांतर श्रेणी में अगर दोस्तों आपका अंतिम पद का मान दिया है, अंतिम पद को दोस्तों हम लोग l से दर्शाते हैं, और दोस्तों l बराबर an भी होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी समांतर श्रेणी का जो दोस्तों हमारा अंतिम पद होता है l, वो दोस्तों हमारा बराबर an भी वही होता है जो हमारा अंतिम पद होता है। तो दोस्तों आप देखिए अंतिम पद l बराबर an का दोस्तों सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों आप देखिए अंतिम पद l का मान हमारा प्रश्न में कितना दिया, 45 दिया है, a का मान कितना दिया है, 5 दिया है, n का मान तो 16 आ गया, तो n की जगह पे 16 रखिए, -1 इंटू डी। दोस्तों सारवंतर पूछा गया तो d का मान तो d ही रहेगा। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया 45, और दोस्तों यहाँ पे ये +5 को इधर हो जाएगा -5, और दोस्तों यहाँ दोस्तों ये 16 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे d है तो d हो जाएगा, 15d हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 45 में दोस्तों 5 जाएगा तो कितना आएगा, 40 बराबर में 15d हो गया। यहाँ दोस्तों हमें चाहिए d का मान, तो d बराबर यहाँ 40 है तो 40 लिखिए, और दोस्तों 15 को भेज दीजिए 40 के बाद, तो 15 जो है गुणा ग्रुप में गुणा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 15 हो जाएगा। ये दोस्तों 5 से कट रहा है, 5/40, 5 से 15 है। यानी कि दोस्तों हमारा सारवंतर हमारा पूछा गया था, तो सारवंतर हमारा हो जाएगा 8/3। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिख देना, अतः
अतः n बराबर 16 और दोस्तों सार्वंतर d बराबर 8/3। यही दोनों दोस्तों हमारा प्रश्न पूछा गया, पदों की संख्या और दोस्तों सार्वंतर यानी कि d का मान पूछा गया, तो d का मान 8/3 ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 10वां है, उससे समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों 22 पदों का योग बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, किसी भी दोस्तों समांतर श्रेणी के पदों का योग बताना तो a, d और n का मान चाहिए। तो दोस्तों n का मान तो मान लीजिए 22 हो ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें a का मान चाहिए और दोस्तों d का मान चाहिए। तो दोस्तों a और d में से d का मान यहाँ पे हमारा प्रश्न में दिया, लेकिन दोस्तों a का मान नहीं दिया। तो पहले दोस्तों हम लोग जो a का मान ज्ञात करेंगे। और दोस्तों ये a का मान कैसे प्राप्त होगा, यहाँ दोस्तों देखिए 22वां पद दोस्तों हमें दे दिया। 22वां पद का मतलब दोस्तों है कि a 22 का मान दे दिया, हमारा कितना दिया है 149 दिया है। और दोस्तों ये दोस्तों हमारा a 22 का जो मान है 149, ये दोस्तों कैसे लाया होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए an सूत्र का प्रयोग किया होगा। तो दोस्तों an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का दोस्तों कोई भी पद का मान ज्ञात करना है तो दोस्तों उसके लिए हम लोग दोस्तों an सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों n का मान दोस्तों कितना है, 22 पदों का मान दिया ही है। a का मान दोस्तों हमें नहीं पता है तो हमें ज्ञात करना है। n का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि 22 पदों का ही मान ये 149 दिया है। -1 इंटू डी का मान हमारा प्रश्न में कितना दिया है, डी का मान दोस्तों 7 दिया है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे डी की जगह पे रख दीजिए 7। यहाँ दोस्तों a 22 का मान कितना दिया 149, तो यहाँ पे 122, a 22 के यहाँ पे 149 हो गया। a प्लस 22 में से 1 गया 21 और 21 का गुणा डी में करिए, 21 का गुणा 7 में करिए, तो ये आपका हो जाएगा 147 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 149 हो गया, प्लस आएगा इधर क्या हो जाएगा -147 और बराबर में क्या बचेगा आपका a बचेगा। ठीक है, 149 में से 147 जाएगा तो 2 आएगा और यहाँ पे a का मान हमें मिल गया 2। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे Sn का सूत्र का प्रयोग करके 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे, जो हमारा प्रश्न में पूछा गया है कि 22 पदों का योग बताइए। तो दोस्तों योग का सूत्र हमारा यही होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों यहाँ पे n का मतलब है 22 पदों का योग बोला है। यहाँ दोस्तों देखिए 10वें में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे n की जगह 22 हो जाएगा, n की जगह 22 हो गया। फिर दोस्तों 2 गुणे a का मान कितना हो गया 2 हो गया, प्लस n का मान कितना हो गया 22 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हमारा प्रश्न में 7 दिया है। यहाँ दोस्तों 2 से 22 को काटे 11 बार में कटेगा, 2 दूना हो गया 4 प्लस 22 में से 1 गया 21 से गुणा 7 में करिए तो 147 होगा। ठीक है, फिर दोस्तों ये आपका हो गया 11 और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। 147 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 151 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जब आप 151 में 11 गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आपका 1661 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 22 पदों का जो योग होगा S22 का मान वो हमारा 1661 होगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।